टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास। इवोल्यूशन में दो चीजें हैं भाई, एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। तो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे अपन सिर्फ, क्योंकि एवोल्यूशन बहुत वास्ट है और एनसीईआरटी में ठीक से नहीं दिया है, तो कुछ चीजों के हो सकता है हमें नोट्स बनाने पड़े, और कुछ चीजें हम जो इररेलेवेंट हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीजों में पता क्या किया है, थ्योरी दी है, डायग्राम उड़ा दी है, और कहीं डायग्राम दिया है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है ना, तो वो हम कर लेंगे, उसको पढ़ेंगे पूरा। तो भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले हमें पता होना चाहिए, क्या हुआ भैया, ऑल आउट हो गए, साथ ही तो गिरे थे अभी, मुझे तो लगा कोई मिसाइल विसाइल आ रही हो। सही में यार, ये क्या हो रहा है ये, नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है न्यूज में आजकल वो मिसाइलें मिसाइलें दिख रही है ना सारी, यहाँ तो नहीं किसी ने हमला कर दिया। अच्छा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ की। तो पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अरे वो नहीं देख देख तो वही रहा। हाँ, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ कि यूनिवर्स के ओरिजिन का अभी तक कोई ऐसा एग्जिस्टेंस, मतलब कोई एलिमेंट्री प्रूफ नहीं है, पर हाँ कहते हैं कि हम जिस थ्योरी को मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। अब ये थ्योरी दी थी एबी लिमेट्री ने। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, हम इसमें ना फिजिक्स वाला एस्पेक्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे। 1931 में कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, इन द टाइम बिफोर टाइम, जब टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। एंटायर यूनिवर्स वाज अ इनफाइनाइट, वाज एक्चुअली इनफाइनाइटली डेंस था पूरा यूनिवर्स। और जैसे हम बोलते हैं ना स्पेस टाइम कंटिन्यूम में फैब्रिक ऑफ, दोनों फैब्रिक होते हैं, टाइम और स्पेस आपस में इंटरवोवन है, सुना होगा आपने। तो वहां कहीं एक इनफाइनाइट डेंसिटी का चीज थी, उसको उसमें धमाका हुआ बड़ा सा, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग। और ये धमाका हुआ था करीब 20 बिलियन ईयर्स एगो। और इसी के साथ, इस धमाके के साथ कॉस्मिक नेबुला, धूल और गैस का गुबार, जिसको हम कॉस्मिक नेबुला कहते हैं, ये स्पेस में बिखरता चला गया। और दिस कॉस्मिक नेबुला एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू गैलेक्सीज, इसी से बनी गैलेक्सीज। और तब से आज तक ये सारी गैलेक्सीज ना एक दूसरे से दूर ही जा रही हैं। हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंशन मोड में है, कभी ना कभी एक्सपेंशन रुकेगा और वापस से क्या शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन। अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, नीट का एग्जाम पहले होगा, है ना। तो कैसे हमको पता चल रहा है ये कि एक्सपेंशन मोड में है, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट, हम लोग ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट समझते ना। तो इंटरगैलेक्टिक जो शिफ्ट्स हैं वो सारी रेड हैं, इसका मतलब वी आर इन एक्सपेंशन जोन। तो यहाँ पे कॉस्मिक नेबुला जो है गैलेक्सी में ऑर्गेनाइज हुई, और इसी में फिर सारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सब बनते चले गए। पहले हाइड्रोजन बना फर्स्ट, है ना, तो ये एलिमेंट्स बने। और
ऐसी ही एक नेबुला जिसको हम कहते हैं सोलर नेबुला, उससे हमारा सोलर सिस्टम बना। मतलब जो डेट्स में यहाँ लिख रहा हूँ बस इतनी याद रखनी है बायो के हिसाब से। और ये हमारा सोलर सिस्टम बना था करीब 5 BYA। अब मैं क्या करूंगा, बिलियन ईयर से को BYA लिखूंगा। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और 1000 मिलियन मतलब होता है 1 बिलियन। ये याद रखना है ना। तो क्या हुआ, हाँ, तो 5 बिलियन ईयर्स अगो सोलर नेबुला हमारा बना, जिसमें एक सन जो भी एक स्टार था, एक बड़ा सा। अब क्या हुआ, बना तो सही है, लेकिन बनने के साथ ही इसमें इसके छोटे छोटे टुकड़े इससे छिटक के थोड़ा थोड़ा दूर चले गए। इन टुकड़ों को हमने कहा एडीज। और ये जो एडीज थे ना, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू प्लैनेट्स। और ग्रेविटी फंडामेंटल फोर्स है, तो ये सब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब बैलेंस हो रही है यहाँ पे और ये स्पिन भी कर रहे हैं, यानी एडीज जो है वो स्पिन भी कर रहे थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा आपने। और ये रिवॉल्व भी कर रहे थे, रोटेट भी कर रहे थे और रिवॉल्व भी कर रहे थे अराउंड द सन, और अपनी अपनी ऑर्बिट्स में जो पहले कही जाती थी सर्कुलर, अब कही जाती हैं एलिप्टिकल, है ना। केपलर पढ़ा होगा आपने वो सब चीजें। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इससे इतनी सी बात जाननी है कि एडीज से प्लैनेट्स बने, और हमारी अर्थ ऐसे ही एक एडीज से बनी। और हमारी अर्थ का जो ओरिजिन हुआ वो हुआ था करीब करीब 4.5 BYA, 4.5 BYA। शुरुआत में जो अर्थ में जो हमारी कॉस्मिक नेबुला थी जिससे हमारी अर्थ बनी थी, उसमें सिर्फ लिथोस्फीयर यानी सॉलिड चीज थी। सॉलिड चीज से मेरा मतलब, और इसके आसपास एक गैस का गुबार, एक इन्वेलप जैसा था, जिसे हमने कहा था एटमॉस्फेयर। तो सॉलिड चीज लिथोस्फीयर, और उसके आसपास एक इन्वेलप था गैसेस का, जिसको हमने क्या कहा, एटमॉस्फेयर। क्या नहीं था, हाइड्रोस्फीयर नहीं था, वो बाद में आया जब ये गैसेस ठंडी हुई। ठीक है। अभी लिथोस्फीयर में भी जो हैवी मेटल्स थे वो अंदर की तरफ जमा हुए, ये एरिया कहलाया कोर। कोर में क्या, आयरन निकल वगैरह। उसके बाद थोड़े से लाइटर जो थे वो बीच वाले एरिया में थे, वो कहलाया मेंटल। सुना है नहीं सुना है सब ज्योग्राफी में। मेंटल के अंदर आपका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वगैरह ज्यादा है। और सबसे बाहरी हिस्सा, मोस्ट थिनेस्ट, इसमें लाइट वेट चीजें थी जिन्हें हमने कहा क्रस्ट। क्रस्ट में सिलिकेट्स और कार्बाइड्स हैं काफी सारे। तो ये बन गए। बाद में हाइड्रोस्फीयर अपीयर्ड लेटर ऑन व्हेन द अर्थ कूल्ड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो नहीं, पर बाद में हाइड्रोस्फीयर अपीयर्ड लेटर व्हेन अर्थ कूल्ड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से अर्थ बनी। और अर्थ के ओरिजिन में और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है बताने का, ये हम फिर फिजिक्स में छोड़ देते हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम बस डेट्स बताते हैं, और ओरिजिन ऑफ अर्थ बता दिया हमने, 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी थी। अब इसके बाद, इसके बनने के बाद ना, अगले 200-300 मिलियन ईयर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अर्थ पे बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होती गई। नेक्स्ट 200-300 मिलियन ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ, मिलियन ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एनर्जी कैसे एक्यूमुलेट हुई, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन, धूमकेतु आके गिर रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, यूवी रेडिएशंस है। तो इन सब चीजों से, कॉस्मिक रेज है, अर्थ पर बहुत सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होती गई, जिसकी वजह से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनना शुरू हुई थी। अगले 0.5 बिलियन ईयर्स तक यही सब होता रहा। और 4 बिलियन ईयर्स अगो प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन स्टार्टेड। हाउएवर ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो नहीं हुआ था। मैंने क्या बोला, प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन स्टार्टेड। लाइफ हम तब मानेंगे जब एक लिविंग सेल बन जाए, उससे पहले की सारी बातें जो है वो
केमिकल इवोल्यूशन है, मतलब लाइफ हैज नॉट बिगन येट, बट केमिकल रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो 4 बिलियन ईयर्स अगो ये सब स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये ना अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। जस्ट सेकंड, हेलो, तो इसके बाद फिर अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पे कैसे हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो क्या फैक्टर जिनकी वजह से अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो पाया। ठीक है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स है, जैसे ना एक बेवकूफ लोग क्या पढ़ाते हैं कि अर्थ बिल्कुल है ना सही डिस्टेंस पे थी, राइट डिस्टेंस पे सन से, है ना, आगे होती तो मरकरी या उन पे क्यों नहीं हुआ, और पीछे रहती तो नहीं होता, तो ये गलत। मतलब आपने पढ़ा होगा एक वन ऑफ द रीजंस की अर्थ पे ही लाइफ है और कहीं नहीं है दुनिया में, उसका रीजन ही बता दें कि अर्थ का डिस्टेंस बिल्कुल सही है सन से। अगर आगे होती तो मरकरी या दूसरे प्लेनेट पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता कि लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती थी, और अगर पीछे होती जहाँ पे यूरेनस नेपच्यून वगैरह है, तो टेम्परेचर इतना कम होता कि लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती, क्योंकि लाइफ के ओरिजिन के लिए सन की जरूरत थी। ये गलत है, ये इसलिए क्योंकि पहले ये एआर में आ चुके हैं क्वेश्चन, अब तो एआर आते नहीं, पर अब दोबारा आने लग गए। क्योंकि ऐसा है भैया, अर्थ जिस, आप लोग कहोगे कि हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हैं इसलिए बिल्कुल सही डिस्टेंस है, सब बकवास है। अगर हम लोग मार्स पे होते, वहां पे लाइफ ओरिजिनेट हो सकता है, हम लोग 25 डिग्री वाले होते। हम मरकरी पे होते तो हम थर्मोफाइल होते, नहीं आई बात समझ में, तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से इवॉल्व हुई होती। तो ये गलत है कि अर्थ बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है। वो इस पर्टिकुलर बॉडी और जो हम आज जिस स्टेज में है उसके लिए वो डिस्टेंस सही है, पर अगर ये कोई फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से अर्थ पे ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है और कहीं नहीं हुई है, मैं आपको रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ में से मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आएंगे, तो दिस इज नॉट द राइट रीजन। आपने सुना होगा ना रीजन, अक्सर कहते हैं सन से बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है अर्थ, ऐसे ही कोई सही रीजन नहीं है। वो तो हम उस हिसाब से, हमारे जानवर उसी हिसाब से बनते हैं हमारे टेम्परेचर वाले, है ना। एनीवेज, तो व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ पुरानी थ्योरीज पढ़ेंगे जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जिनको अब हम नहीं मानते हैं, पर क्वेश्चन उनमें से भी आ जाता है। तो वी आर डिस्कसिंग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ डिस्कसिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम सबसे पुरानी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, जब साइंस भी डेवलप नहीं थी। इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसी पे हम सबसे ज्यादा हमला भी करेंगे, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हम साइंस में बिलीव करते हैं, तो हम इसमें बिलीव नहीं करते। वैसे हम ठीक है, हम अपनी मान्यताएं अपने पास रखें, हम अपने गॉड में, खुदा में, जिसमें बिलीव करते हैं, लेकिन यहाँ साइंस में हम उसको नकारेंगे, ओनली फॉर नीट, है ना। नहीं तो आप सोचो अरे सर ऐसे कैसे भगवान नहीं होते क्या, आप में से लड़ने लग जाओ यहाँ के, है ना, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो भैया हमें, हाँ, किसकी आस्था, किसी की भावनाओं ठेस लग जाए, किसी की आस्थाओं को ठेस लग जाए तो, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि भगवान नहीं है, सिर्फ इस क्लास के लिए, है ना, मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए। और इस थ्योरी पे हम सबसे ज्यादा चोट करने वाले हैं, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि जो ये पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। ये थ्योरी कहती है कि द एंटायर लाइफ ऑन अर्थ वाज क्रिएटेड बाय गॉड, या कहें इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने करी है, या इस कायनात को जो है वो खुदा ने बनाया है। तो ये अलग अलग रिलीजन्स में सेम बात है, मैटर सब में सेम है, खाली उनके जो मॉड्यूल है उसके ऊपर जो कोचिंग का वो है वो अलग है, लेवल, है ना। तो अल्टीमेटली सब रिलीजन्स में सेम ही बात लिखी है कि स्पेशल क्रिएशन, बस किसी ने ब्रह्मा जी से बनवा दी, किसी ने अपने अपने भगवानों से बनवा दी। तो अब इसको अगर हम देखें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो ये कहती है कि ये पूरी जो सृष्टि है इसकी रचना ईश्वर ने करी। इसके 3 पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट हिंदी में बता देता हूँ, है ना, या इंग्लिश में बोल देता हूँ, कि पहला तो है कि एंटायर लाइफ फॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ टुडे, दे वर क्रिएटेड इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, इन 7 days। 7 दिन में पूरी सृष्टि की रचना हुई है, छठे दिन इंसान बना है। क्रिश्चियनिटी भी कुछ ऐसा ही कहती है, इस्लाम भी यही कहता है, हिंदुइज्म भी यही कहता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिन आगे पीछे हो सकते हैं, नीट में नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो अब विद इन पहला पोस्टुलेट याद रखें, ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ वर क्रिएटेड इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, दैट मींस विद इन 7 days।
मैन वाज क्रिएटेड ऑन 6th डे। सुना आपने ऐसा ना, है ना? पहले चांद तारे बने, स्वर्ग नरक बना, फिर इंसान बना, ये सब। सेकंड पोस्टुलेट, ये जितने भी जानवर बने हैं, ऑल दीज एनिमल्स डू नॉट हैव एनी लिंक विद ईच अदर, दे वर क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली, है ना? दे आर नॉट इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, इनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, पहले हैबिटेट्स डिसाइड हुए, फिर जानवरों को उस हिसाब से ऑर्गन बांटे गए कि जिसको हवा में उड़वाना है उसको पंख दे दिए, जिसको पानी में तैराना है उसको गिल्स दे दिए, जिसको जमीन पे चलाना है उसको लिम्स दे दिए, ठीक है? एंड द सेकंड जो पोस्टुलेट था उसमें एक चीज और थी कि जैसे ये तब खुदा ने बनाए थे वैसे ही ये आज भी है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो 3 पोस्टुलेट्स में रिपीट कर दूं हिंदी में। पहला, लाइफ, सारी लाइफ जो है 6-7 दिन में बन गई, 7 दिन में। दूसरा, जैसी ये तब बनी थी वैसी ही ये आज है, और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। पहले क्या हुआ था, पहले ये डिसाइड हुआ था कि कौन किस जगह रहेगा और इस हिसाब से उसको ऑर्गन बांटे गए। तो ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब इन पोस्टुलेट्स पे, इसके हर थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो पहले बात करेंगे आर्गुमेंट इन फेवर और फिर बात करेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट। तो अगर हम आर्गुमेंट इन फेवर में बात करें तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, नहीं तो नहीं है, कुछ मत मानो, है ना? तो देयर इज नो आर्गुमेंट इन फेवर, साइंटिफिक आर्गुमेंट। हाउएवर, आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस थ्योरी, जैसे जैसे साइंस आगे डेवलप हुई ना, तो इस थ्योरी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स आना शुरू हुए। पहले तो लोग जो कहते थे ऐसा मान लेते थे, लेकिन बाद में पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट आया। और पैलेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो जब लोगों ने फॉसिल्स की स्टडी करी और हमने देखा कि एक एक रॉक की जो लेयर है वो 10-10 हजार साल में बनती है, हजारों साल में रॉक का एक लेयर बनता है। तो जब हमने पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज करी तो हमने देखा, जब खुदाई करी, तो जितनी पुरानी रॉक होगी उतना नीचे होगी, जितना नई रॉक है उतना ऊपर होगी। तो हमने देखा काफी नीचे जब हमने खुदाई करी तो हमने देखा कि इस लेवल पे रॉक्स पे फॉसिल ही नहीं थे, किसी भी रॉक पे, ना एक्वेटिक रॉक्स पे ना टेरेस्टेरियल रॉक्स पे। तो इससे हमें पता चला कि देयर वाज अ टाइम जब अर्थ पे लाइफ नहीं थी, क्योंकि एक भी फॉसिल नहीं है, लेकिन अर्थ थी और अर्थ पे लाइफ नहीं थी। तो हमने इसे एजोइक पीरियड कहा। ध्यान से सुनना, मैं बहुत सी बातें ऐसी बोलूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप उनको लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इवोल्यूशन में, बाहर से भी आएगा लाइनों के अलावा, क्योंकि वो लाइनों में दी है वो बातें, पर इतने गंदे तरीके से दी है कि आपको पता नहीं चलेगा। एक डायग्राम में कोने में लिखा हुआ है इतना सा, है ना? तो वो ग्राफ में कहीं दे दिया है, किसी डायग्राम फोटो में बना दिया है, तो थोड़ा ध्यान से। तो इसको हम एजोइक पीरियड कहते थे, ऐसा नाम से समझ में आ गया आपको ना? फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ ओरिजिनेट हुई, लेकिन हमने देखा कि सबसे उसके उसके ऊपर वाली लेयर पे हमने देखा कि एक्वेटिक रॉक्स पे तो कुछ फॉसिल थे, वो भी पोरीफेरा वगैरह के, लेकिन टेरेस्ट्रियल पे वो भी नहीं थे। फिर उसके ऊपर वाली लेयर पे हमने जब देखा, जो उसके 10,000 साल 50,000 साल बाद बनी होगी, ये ग्रैंड कैनियन में करी थी ये सारी स्टडीज, अमेरिका में एक जगह है, सुना होगा आपने ना? तो उसके ऊपर वाली लेयर पे जब हमने देखा तो हमने देखा कि पोरीफेरा के साथ यहाँ पे सिलेंट्रेट के भी फॉसिल थे। और उसके ऊपर वाली रॉक की लेयर पे हमने देखा कि इनके साथ प्लेटे एलिमेंथीज भी था। उसके ऊपर वाली लेयर पे इनके तो फॉसिल थे ही, पर इनके साथ साथ निमेटा एलिमेंथीज के भी फॉसिल थे, उसके ऊपर एनालिड के भी फॉसिल थे। तो इससे हमें क्या पता चला, अरे यार, एक एक रॉक का लेयर बनने में 10-10, 50-50 हजार साल लगते हैं, तो पोरीफेरा से प्लेटे एलिमेंथीज आने में ही लाखों साल लग गए होंगे। तो 7 दिन में सब कैसे बन गए? तो पहला पोस्टुलेट गलत हुआ। क्या था पहला पोस्टुलेट? कि ऑल लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड विद इन 7 डेज। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? साइंटिफिक लोगों ने कहना शुरू किया। फिर दूसरा पोस्टुलेट ये था कि इनका आपस में कोई संबंध, जैसे ये तब थे वैसे ही ये अब है, दूसरा पोस्टुलेट ये था। तो हमने देखा कि नीचे तो फॉसिल्स कम थे, ऊपर फॉसिल ज्यादा है। फिर हमने देखा कि और खुदाई करी तो डायनासोर का हमें फॉसिल मिल गया, लेकिन आज भी धरती पे डायनासोर घूमते हुए हमें नहीं मिले। और भी कई जानवर थे जिनके फॉसिल तो मिले, लेकिन वो आजकल हमें नहीं दिखते। तो हमने कहा ये जैसे ये तब थे वैसे ही अब तो नहीं है, इनमें से कुछ तो गायब हो गए। और कुछ ऐसे हैं जिनके नीचे की लेयर्स पे फॉसिल नहीं है, पर आज घूम रहे हैं, ऊपर की लेयर पे फॉसिल है। तो हमने कहा कि इनमें चेंज आया है। यानी आपका सेकंड पोस्टुलेट कि जैसे ये तब थे और जितने ये तब थे उतने ही हमें, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि फॉसिल्स इंक्रीज हो रहे थे रॉक्स के ऊपर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे जैसे हम ऊपर के लेयर पे जा रहे थे। तो दूसरा पोस्टुलेट भी गलत साबित हुआ। फिर तीसरा जो था वो ये था कि इनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने आर्कियोटेरिक्स के फॉसिल खोज के निकाले,
जो कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन रेप्टाइल एंड एवीज। और भी फॉसिल खोजे ऐसे, फॉसिल की बात कर रहा हूँ क्योंकि खत्म हो चुके हैं जानवर, अभी मिलते नहीं। तो इससे ये साबित हुआ, हमने कहा कह रहे हैं आप तो पंडित जी कह रहे थे या मौलवी साहब आप कह रहे थे कि रेप्टाइल अलग होते हैं, एवीज अलग होते हैं, पर ये तो जो है इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, देखो आधा रेप्टाइल है आधा एवीज है। तो ये तीसरा वाला भी आपका गलत है कि जो भगवान ने इनको बनाया तो वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाई, तो लिंक्ड है आपस में। ऐसा लग रहा है कि इससे ये बना होगा या उससे ये बना होगा, ऐसा कुछ है। तो इनके तीनों पॉस्टुलेट गलत हो गए। जब इनके तीनों पॉस्टुलेट गलत हो गए तो फिर साइंस अगर जब डेवलप होने लगी तो चर्च को बड़ा बुरा लगा। चर्च में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूरोपियन स्टडीज है ना, मतलब वही चीज हो सकता है यहाँ सनातन धर्म में या कहीं इस्लाम में कहीं ज्यूज में कहीं ना कहीं हो रही हो, तो सब रिलीजन्स को ये बात ठीक नहीं लगी कि ये तो इस तरह से तो हम पे फेथ खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंटल चीजें हैं वो कहाँ पर हैं, वो चर्च वाली हैं, इसलिए मैं चर्च वर्ड यूज करूंगा। तो उस उन्होंने कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको इसको थोड़ा सही करो, वरना लोगों का अगर गॉड में फेथ नहीं रहा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी। तो फर्स्ट थ्योरी स्पेशल क्रिएशन वाज गिवन, मैंने इसके तीनों पॉस्टुलेट बता दिए। अब इस थ्योरी को तोड़ने के लिए इन्होंने एक सेकंड थ्योरी दी। ये जो सेकंड थ्योरी थी ये इन कंटिन्यूएशन विद फर्स्ट थ्योरी थी, ये अलग से कोई थ्योरी नहीं थी, पर ये जो सवाल उठाए गए थे फर्स्ट थ्योरी में उनको एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। इसको कहा गया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब समझते हैं, नेचुरल कैलामिटीज, जैसे प्रलय आना या कयामत आना। तो ये नेचुरल कैलामिटीज वाली थ्योरी, इन्होंने कहा कि चलिए आपकी वो बात सही है कि भाई हमने यही तो कहा था ना कि जानवरों का आपस में अगर एक दूसरे से, मतलब कि डायनासोर कहाँ गायब हो गए, पहला सवाल तो ये था कि डायनासोर जो थे वो कहाँ गायब हो गए। उनके फॉसिल तो मिलते हैं पर आजकल तो वो नहीं मिलते। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ये जानवर भगवान ने तब बनाए थे वैसे आज थोड़ी है। तो इन्होंने कहा देखो क्या होता है कि सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने ही करी है। इन्होंने कहा नहीं हमारी थ्योरी सही है पहली वाली, लेकिन क्या होता है कि जब जब सृष्टि में पाप बढ़ जाते हैं, जानवर लोग ज्यादा पाप करते हैं, तो भगवान नाराज हो जाते हैं। और जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो फिर वो उनको गुस्सा आता है, तो प्रलय आती है। और जब प्रलय आती है तो उसमें सारे जानवर मर जाते हैं। और जब सब लाइफ फॉर्म्स मर जाते हैं उसके बाद भगवान का गुस्सा ठंडा होता है, तो फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। हाँ, तो उन लोगों ने फिर से ये दिया कि भाई ये जो कायनात है ये सब खुदा ने ही बनाई है, लेकिन जब जो गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाता है, फिर कयामत आती है, और कयामत आने के बाद सब खत्म हो जाता है। फिर जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर से वापस से, ऐसे अलग अलग रिलीजन में ये सेम बातें लिखी हैं, आप किसी भी रिलीजन में पढ़ लेना। तो फिर से उन्होंने बनाई इस पूरी कायनात, तो फिर से बनाया। लेकिन तो बोला फिर ये डायनासोर वाली बात, बोला हाँ वही तो बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि पहले भगवान ने डायनासोर बनाए, पर डायनासोर लोग ने बहुत उधम मचाया, बहुत पाप किए। जुरासिक पार्क देखिए आप, कितना उधम मचा। भगवान ने भी देखी, बोला ये क्या है यार, ये तो बहुत खराब जानवर है। तो भगवान गुस्सा आई, तो भगवान ने प्रलय में सब जानवरों को मार दिया, डायनासोर को भी मार दिया। उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ और फिर से उन्होंने जानवर बनाए, तो इस बार उन्होंने डायनासोर को एडमिशन नहीं दिया, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो जो डायनासोर के फॉसिल हमें मिलते हैं वो प्रलय से पहले के फॉसिल हैं। अब प्रलय के बाद उन्होंने डायनासोर दोबारा नहीं बनाए, तो फॉसिल तो हमें मिलते हैं लेकिन डायनासोर नहीं मिलते। फिर इनको बोला कि पर चेंज भी आया है साहब फॉसिल्स के अंदर। आप देखो कि ह्यूमन फॉसिल्स में ही 1 लाख सालों में चेंज आ गया है। घोड़े के फॉसिल में चेंज आ गया, पहले घोड़ा ऐसा था अभी ऐसा हो गया है। ये भी आपने सुना होगा, चेंज आ रहा है स्पीशीज के अंदर, इवॉल्व हो रहा है चीजें। इवोल्यूशन के दुश्मन थे ये सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इवोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने कहा कि चेंज क्यों आ रहा है। फिर आप देखिए पहले जो था ये लोमड़ी ऐसी दिखती थी, 1 लाख साल बाद बड़ी लोमड़ी के फॉसिल अलग दिख रहे हैं, आजकल के अलग दिख रहे हैं, सब क्यों है। मैंने कहा देखो ऐसा है, पंडित जी ने कहा एक कागज और पेन लाओ, कागज और पेंसिल लाओ, लेके आ गया सवाल पूछने वाला, बनाओ एक चेहरा बनाओ। एक चेहरा बना दिया, दूसरे आए उधर से उन्होंने मिटा दिया उसको रबड़ से, बोला दोबारा बनाओ, उसने दोबारा बना दिया। तो देखा इस बार नाक लंबी कर दी पिछली बार से, बोला हाँ नाक थोड़ी लंबी बनी इस बार। तो वही तो बात है, अभी भगवान को यही काम थोड़ी रह गया है कि अर्थ उनके पास पूरा यूनिवर्स है। भगवान भी भूल जाते हैं पिछली बार ये जानवर कैसा बनाया था प्रलय से पहले। तो दूसरी बार जब भगवान उन्हीं जानवरों को दोबारा बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो गया, किसी की टांग लंबी हो गई, किसी के कान छोटे हो गए तो हो गए। भगवान को ये काम थोड़ी, तो भगवान भूल गए। और कुछ जानवरों को भगवान ने जानबूझ के चेंज किया, भाई फीडबैक लिया ना पिछली बार क्या कमी रह गई थी, क्यों मतलब बताओ हमें, तो उसी हिसाब से जो है हम थोड़ा चेंज कर दें। तो अलग अलग जानवरों ने अलग अलग फीडबैक दिए। गधे ने कहा कि साहब घोड़े ने कहा गधा मेरा मजाक उड़ाता है, मेरी हाइट बढ़ाइए साहब, है ना।
इंसान ने कहा मेरा खोपड़ा थोड़ा बड़ा करो, कट ऑफ 700 जा रही है, 650 जा रही है, इंटेलिजेंस बढ़ाओ, जॉ थोड़ा छोटा करो, सेल्फी का जमाना है, जॉ छोटा होगा तो अच्छी लगी। तो जैसे जिससे फीडबैक लिए उस हिसाब से चेंजेस आए, है ना। जस्ट सेकंड। और फिर तीसरा पॉइंट आया, इसलिए थोड़ा चेंज है। तीसरा आया कि जैसे ये क्या है भाई, ये आर्कियोटेरिक्स, ये तो कनेक्टिंग लिंक है। तो आपने तो कहा था जो दो जानवरों के बीच में कभी भी कोई लिंक नहीं है, तो ये कैसे? बोला ये श्रापित जीव है, श्रापित जीव। इनको भगवान ने श्राप दिया था कि जा, ना तो रेप्टाइल रहेगा ना एवीज रहेगा, तो त्रिशंकु की तरह इनके बीच में लटका रहेगा। तो इनमें से कई श्रापित जीवों का श्राप खत्म हो गया है, तो वो गायब हो गए, जैसे कि आर्कियोटेरिक्स। कुछ श्रापित जीव अभी भी हैं, जैसे पेरिपेटस। जो कनेक्टिंग लिंक है ना, ये सब कर्व्ड एनिमल्स हैं, और जितने भी अब बचे हैं ना, वो भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। आपको पता होगा कनेक्टिंग लिंक। तो इन्होंने कहा जिनका जिनका श्राप पूरा हो जाएगा वो सब खत्म होते जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कैटास्ट्रोफिज्म की थ्योरी दी। तो ये जो थ्योरी थी इन दोनों थ्योरीज में, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक बेसिस नहीं था, इसलिए ज्यादा समय तक चली नहीं। और जैसे जैसे टाइम बीता, साइंस की वजह से नए नए थ्योरीज और आती गई। तो अब हम थोड़ी सी साइंटिफिक थ्योरीज की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जर्वर्स आए, मतलब साइंस तब भी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन ऑब्जर्वर्स आए। ऑब्जर्वर जैसे ना एरिस्टोटल वगैरह। तो इन लोग ने एक तीसरी थ्योरी दी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। क्योंकि देखो, एक चीज तो हो गई थी कि अर्थ पे एक वक्त ऐसा था ना जब लाइफ नहीं थी, और उसके बाद अर्थ पे लाइफ आई। तो इसका मतलब साफ है, अर्थ तो नॉन लिविंग है, और उस पर जो लाइफ आई है वो लाइफ लिविंग है। तो इसका मतलब नॉन लिविंग से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई। इस थ्योरी का आप, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनएनिमेट मैटर, मतलब समझे आप, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। अब इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर तो थी ऑब्जर्वेशंस जो हमने देखी, ठीक है। अगेंस्ट में इसके मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा आगे, इसको हम बाद में देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्जर्वर थे, कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम ए बायोजेनेसिस की थ्योरी भी कहते हैं, याद रखना, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का ओरिजिनेट होना। ये थ्योरी कहती है कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ ओरिजिनेट हुई। लोगों ने पूछा कैसे, तो इन्होंने बोला ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देख रहे हैं। अरिस्टोटल ने कहा ओस की बूंदों से कीड़े बन जाते हैं मॉर्निंग ड्यू से। और वो सुबह 7 बजे क्लास लेने जाता होगा, तो गार्डन से गुजरता होगा, तो वहां ओस की बूंदें फूलों पे पड़ी रहती थी। और 1:30 बजे वापस आता था, तो देखता था वहां कीड़े घूम रहे हैं गार्डन में, ओस की बूंदे। बोला ओस की बूंदें कीड़ों में बदल गई। पता नहीं कितने सब्सक्राइबर होंगे उसके यूट्यूब चैनल, है ना। एक सिलेक्शन नहीं होता होगा। तो ऑब्जर्वेशन, मीट सड़ गया, उसमें मक्खियां भिनक रही हैं, सड़ते हुए मीट से मक्खी बन जाती है। दूध रखे, फट गया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसमें बैक्टीरिया घूम रहे थे, दूध से जो है बैक्टीरिया बन जाते हैं। सूप अगर सड़ गया है, उसमें बदबू आ रही है, उसमें बैक्टीरिया घूम रहे हैं, तो सड़ते हुए सूप से जो है बैक्टीरिया बन जाते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल दिए लोगों ने। मीट से मक्खी बन जाती है। नील नदी में बाढ़ आती थी, तो मगरमच्छ जो है किनारों पर जाके गिरते थे मिट्टी में, बाद में मिट्टी से बाहर निकलते थे, तो कहते नील नदी की मिट्टी से जो है मगरमच्छ बन जाते हैं। वैन हेलमोन ने तो हद्दी कर दी।
उसने कहा कि मुट्ठी भर गेहूं और एक गंदी कमीज अगर एक अलमारी में रख दी जाए तो उससे चूहे पैदा हो जाते हैं। सुना है आपने ऐसा? तो उसने क्या किया, गेहूं लिया, अलमारी में रख दिया और एक कमीज रख दी अलमारी में। थोड़े दिन बाद क्या, अलमारी में चूहे आए, वो गेहूं खा गए, कमीज कुतर दी और खटर पटर होने लग गई। अब अलमारी खोली तो गेहूं तो खा गए, वो कमीज कुतर दी थी, अलमारी में क्या था, ठीक है। तो वैन हेलमेट ने हंगामा मचा दिया, देखो देखो ऊंदरो पैदा हो गए, ऊंदरो पैदा, सारे सारे साइंटिस्ट बोला हाँ घड़ी चौकी बात कर रहे थे, ऊंदरा हो गया। तो ऐसे लोग अपने अपने एग्जाम्पल से अपनी अपनी बात करते थे, लेकिन कोई कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं था। तो क्या हुआ कि, और ऑब्जर्वेशन ही थी इसके फेवर में, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हुई चर्च को। वो क्या प्रॉब्लम हुई कि अरे भाई, ऐसे नॉन लिविंग चीजों से अगर लाइफ ओरिजिनेट होने लग जाएगी तो आत्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी आत्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो बहुत से लोगों की तो दुकान बंद हो जाएगी कि हमको खिलाओ तो तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा ऊपर, जाओ दान दे दो, हमको दे दो, तुम्हारे परदादा जी ने बोला। तो ये सब जो आत्मा थी, आत्मा तुम्हारे ऊपर कोई जिन्न का साया है, भूत का साया है, ये सब जो बातें होती हैं, ये सब की दुकान बंद हो जाएगी। तो इन लोगों का नहीं, आत्मा तो रखनी है, आत्मा होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को काटने के लिए इन्होंने साइंटिस्टों से बात करी। ऐसे ही होता है आजकल, सब मिले हुए पता नहीं चलता। लुईस पास्चर बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आपको पता है। तो साइंटिस्ट हैं तो वही, उनकी बात सब साइंस वाले सुनेंगे। तो उनसे कांटेक्ट किया, कितना पैसा मिला होगा वो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन लुईस पास्चर ने कहा चलो मैं साबित कर दूंगा आप लोगों को कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए पहले रेड्डी, स्पेलेंजिनी, तीन साइंटिस्ट ने, मैं थ्योरेटिकली बता देता हूं आपको बात, इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रेड्डी ने कहा देखो मीट से मक्खी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि है ना, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने करके दिखाओ। तो उसने क्या किया, एक मीट लिया और उसको ना तीन हिस्सों में, जनरली मीट में क्या सड़ता रहता, तो थोड़े दिन बाद उसमें मक्खी के लार्वा मिलते थे, मैगट। तो उसने क्या किया, वो मीट को उसने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक को खुला छोड़ दिया, एक के ऊपर जाली लगा दी, जाली जिससे कोई अंदर नहीं घुस पाए, और तीसरे को उसने एयर टाइट कर दिया। थोड़े दिन बाद जो खुला छूटा था उसमें तो मक्खी के लार्वा पनप रहे थे, जिस पे जाली लगाई थी ना, उस जाली के ऊपर मक्खी के अंडे पड़े थे। और जिसको उसने एयर टाइट किया था, पैक किया था, वो फ्रेश रहा मीट, उसमें कोई मक्खी नहीं थी। तो उसने कहा देखो मीट से मक्खी नहीं बनी, मक्खियां गंध की वजह से आई और अंडा देके चली गई, पहले केस में। दूसरे केस में क्योंकि जाली लगी थी तो वो अंदर मीट तक नहीं पहुंच पाई, तो ऊपर जाली पे अंडा देके चली गई। और तीसरे केस में क्योंकि गंध भी बाहर नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ, तो मक्खी आई ही नहीं। स्पेलेंजरी ने ऐसे कहा कि वो मक्खी वक्खी छोड़ो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप नहीं बन सकते। जैसे मीट, सॉरी सूप सड़ गया है तो उसमें बदबू आने लगी, तो उसमें बैक्टीरिया मिलते थे। तो उसने क्या किया कि उसने सूप को उबाला, उसने हे इन्फ्यूजन वगैरह भी किए थे, उसने सूप को उबाल के किया। और उसमें क्या हुआ कि उसने सूप को उबालने के बाद दो हिस्सों में बांट दिया, एक को एयर टाइट कर दिया और एक को खुला छोड़ दिया। उबलने से जो है वो मर जाता है ना। तो जो इसको एयर टाइट छोड़ा था वो सूप ना कई दिनों बाद भी फ्रेश रहा, लेकिन जिसको खुला छोड़ दिया था वो सड़ गया। तो उसने कहा देखो जो मर गए थे वो दोबारा जिंदा नहीं हुए, हवा से लेकिन आ गए इसमें, इसलिए ये सड़ गया। और जिसको मैंने एयर टाइट किया था उसके अंदर कोई हवा से बैक्टीरिया नहीं आया, तो वो सूप अभी भी फ्रेश है। तो इन्होंने कहा माइक्रो, इसके बाद आया लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने तो इस थ्योरी की कमर ही तोड़ दी। उसने सारस की गर्दन जैसा एक फ्लास्क बनाया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट नाम याद रखना, आपने छोटी क्लासों में सुना होगा ये। इसमें उसने क्या किया, हे इन्फ्यूजन लिया। हे इन्फ्यूजन मतलब तालाब या नाली के किनारे जो घास उगी होती है उसको दबा के पानी उठा लो उसका। दिस इज ऑलवेज रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इस हे इन्फ्यूजन को उसने लिया और उसको उसने बॉइल किया। अब बॉइल करने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या मर गए होंगे, और इधर से ना स्टीम बाहर निकलती रही। थोड़ी देर बाद उसने बॉइलिंग बंद कर दी, और तो क्या हुआ कि थोड़ी सी स्टीम जो थी ना वो यहाँ कंडेंस हो गई इस एरिया में, यहाँ पे, और एक वाटर सील जैसी बन गई। अब कई दिनों बाद उसने इसको दोबारा देखा फ्लास्क को, तो उसने देखा कि अंदर का जो वाटर था ना, मतलब जो भी था वो अभी भी फ्रेश है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पनपे। हाँ, वाटर सील में कुछ बैक्टीरिया जरूर दिखे यहाँ। तो उसने कहा देखो जो अंदर मर गए थे वो दोबारा जिंदा नहीं हुए, हवा से अंदर आने की कोशिश करी बैक्टीरिया ने, पर नहीं आ पाए क्योंकि वाटर सील ने उसको रोक दिया। फिर उसने क्या किया, इसकी गर्दन तोड़ दी यहाँ से ऐसे। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया, इसमें भी आ गया बैक्टीरिया। तो उसने कहा देखो अब आ गया हवा से। बात समझ में आई? तो उसने जो बोला वो था देखो जो मर गए वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, और नॉन लिविंग चीजों से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो सकती। उसने बोला ओमनी वाइवम एक्स वाइवो, ये याद रखना।
कैन लाइफ कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओमनी वाइवम एक्स वाइवो, इसका मतलब होता है लाइफ कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो जीवन जो है वो बिना जीवन के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये तो लाइफ का ओरिजिन के लिए लाइफ का होना जरूरी है। इसके बाद लोगों ने रूल बना लिया कि अब जो भी कोई आता था कहता था कि नॉन लिविंग चीजों से लाइफ ओरिजिनेट होती है, प्रूव करके दिखाओ। मतलब तो लोग कहते थे बना के दिखाओ चलो। आप कहते हो ना नॉन लिविंग चीजों से, लुईस पास्चर के चेले हर जगह पहुंच जाते थे, बना के दिखाओ चलो, अब गधा बनाओ, घोड़ा बनाओ, चलो एक बैक्टीरिया बना के दिखा दो चलो। बेवकूफ बनाने के अलावा क्या बना सकते हो, बना के दिखाओ। तो कोई कुछ नहीं बना पाता था, है ना। तो लाइफ कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यही चलता रहा। लेकिन जब वक्त बीता और हमने हबल जैसे टेलीस्कोप, या इससे पहले भी जब हमको पता चला दुनिया फ्लैट नहीं है, गोल है, लोगों का थोड़ा थोड़ा आ गया, अरे यार ये तो बहुत चीजें तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद और चीजों पर रिसर्च हुई तो पता चला और भी प्लेनेट है भैया। फिर और ढूंढा तो पता चला और किसी प्लेनेट पे, पहले तो चांद देवता थे, फिर पता चला नहीं सैटेलाइट है, फिर पता चला कि और भी प्लेनेट भी हैं, लेकिन फिर पता चला लाइफ कहीं नहीं है। खूब ढूंढा, दूर दूर तक ढूंढा, किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं मिली। पहले तो प्लैनेट्स मिले, जब प्लैनेट्स मिले ना तो लोगों ने कहा अरे यार ये जो लाइफ है ना, और भी प्लैनेट्स हैं, सारी बातें हैं, तो नॉन लिविंग चीजों से लाइफ, और ऐसे अर्थ भी एक प्लैनेट है, अर्थ बनी होगी, और अर्थ अर्थ तो नॉन लिविंग है, तो पहले अर्थ बनी होगी और बाद में अर्थ पे लाइफ बनी होगी। यानी कि लाइफ किससे आई? नॉन लिविंग चीजों से। तो इन्होंने बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी, ये जो लुईस पास्टर ने जो बोला है, ये कौन सी थ्योरी है बताओ? बायोजेनेसिस। तो याद रखना, आर्गुमेंट अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या था? बायोजेनेसिस थ्योरी, कि लाइफ कैन ओनली ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस बायोजेनेसिस की थ्योरी को जब कोई चैलेंज करता था तो लोगों ने इसको मजबूत करने के लिए दो और थ्योरी साइंटिस्टों से खरीदी। तो हम चौथी थ्योरी पे आते हैं जो साइंटिस्टों ने बेची धर्म वालों को, और वो थी पहले पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। जब पता चला यूनिवर्स है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो अभी भी दुकान तो चलानी है ना भाई, क्या करें। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थ बनी थी कभी ना कभी, और फिर अर्थ पे लाइफ आई। पर अर्थ पे जो लाइफ आई ना, वो नॉन लिविंग चीजों से नहीं बनी है, वो लाइफ किसी और प्लेनेट से आई अर्थ पे। तो दिस थ्योरी सेज लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। अब इसके पहले आर्ग्यूमेंट इन फेवर बताता हूं, फिर अगेंस्ट बताऊंगा, फिर फेवर बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट, इनसे पूछा गया भाई कैसे आई आउटर स्पेस पे, क्या है इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट, कैसे आई? तो इन लोगों ने बोला उड़न तस्त्रियों में बैठ बैठ के लोग आए दूसरे ग्रह से। मतलब क्या आत्मा से तो जीवन होता है, तो दूसरे ग्रह पे थे। लाइफ कैन, और आत्मा क्रिएट तो नहीं हो सकती, लेकिन एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ट्रांसफर तो हो सकती है ना। तो किसी और प्लेनेट पे जीवन था, इधर अर्थ बन रही थी, तो उस प्लेनेट के लोगों ने देखा अर्थ बन रही है, सस्ती कॉलोनी कट रही है, प्लाट सस्ता है, चलो चलते हैं यहाँ पे। तो उड़न तस्त्री में बैठ के आ गए, यहाँ अर्थ को कॉलोनाइज कर दिया, है ना। लेकिन उड़न तस्त्रियां मिली नहीं। तो फिर अब नहीं मिली उड़न तस्त्रियां, तो इन्होंने और साइंटिफिक लोगों की हेल्प ली। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, कोई प्लेनेट जब टूट जाता है तो कई बार उसके टुकड़े जो हैं वो कॉमेट्स में बदल जाते हैं। आपने सुना होगा कॉमेट, जब वो किसी प्लेनेट के अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब फ्रिक्शन होता है तो बर्न करने लगते हैं। तो कॉमेट क्या होते हैं? प्लेनेट के टुकड़े हैं एक तरह से। तो बोला किसी प्लेनेट में कोई लाइफ थी, धमाका हुआ, तो वो कॉमेट जो था वो आके अर्थ पे गिरा, उससे लाइफ आई। क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने उन कॉमेट्स की स्टडी करी तो उन कॉमेट्स की कोर में इन्हें डेड एल्गी लाइक मटेरियल मिला। तो इन्होंने कहा देखो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आई थी लाइफ दूसरे प्लेनेट से, बड़े बड़े जानवर नहीं आए थे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। जैसे ये डेड एल्गी मिली है इस कॉमेट के अंदर, तो ये एल्गी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में लाइफ अर्थ पे आई, फिर यहाँ पे सारी चीजें हुई। लेकिन कॉमेट के अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उसमें कोई लाइफ जिंदा नहीं रह सकती थी, और वो एल्गी भी मिली थी, कैसी मिली थी? डेड मिली थी। तो फिर साइंटिफिक लोगों ने कहा कि अरे भाई अगर दूसरे प्लेनेट पे लाइफ थी भी ना, तो वो कॉमेट में बैठ के अर्थ पे नहीं आ सकती, क्योंकि कॉमेट सब खत्म कर देगा। देखो जो एल्गी है वो भी डेड है। तो
एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इनसाइड द कॉमेट डिस्प्रूव दिस थ्योरी। लेकिन फिर ये दोबारा प्रूव हुई कैसे? इन्होंने ऐसे ऐसे जब ये डिस्प्रूव हुई तो उसके बाद वापस प्रूव हुई। इन्होंने ऐसे ऐसे बैक्टीरिया खोज निकाले जो धूमकेतु के टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकते थे, आर्कियो बैक्टीरिया, और उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। यही आए थे दूसरे प्लेनेट से, आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया बोल थोड़ी सकता है, नहीं तुम यहाँ के मूल निवासी नहीं, तुम दूसरे प्लेनेट से आ रहा, कागज दिखाओ तुम्हारे, कागज तो नहीं, कागज नहीं, तुम दूसरे प्लेनेट से आ। तो ऐसा करके उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया कि यही आए हैं आर्कियो बैक्टीरिया दूसरे प्लेनेट से, इसलिए लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट से आई। ऐसा करके इन्होंने बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, हम खोजते गए खोजते गए खोजते गए, और हमें एक प्लेनेट ऐसा नहीं मिला जहां लाइफ थी। जब हमें एक भी प्लेनेट ऐसा नहीं मिला तो नास्तिक लोगों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। साइंटिफिक लोगों ने, उन्होंने बोला देखो भैया, यूनिवर्स में कहीं लाइफ नहीं मिली है और अर्थ पे लाइफ है, इसका मतलब लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई है, अर्थ की लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई है, और अर्थ तो नॉन लिविंग है, तो इसका मतलब लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। कह रहे यार ये ओरिजिन ऑफ लाइफ जो ये टॉपिक है, ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसकी वजह से धर्म की दुकान नहीं चलती, इस टॉपिक को ही डिलीट करवा देते हैं सिलेबस में से। तो इन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस प्रिस्क्राइब किया ये धर्म के ठेकेदारों ने, जिसमें रेशनलाइज सिलेबस, जिसके अंदर इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ का टॉपिक ही डिलीट कर दिया, क्योंकि टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना कि नॉन लिविंग चीज से और लाइफ ओरिजिनेट होगी तो फिर कैसे चलेगा। और इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने एक और थ्योरी दी, और इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्टेडी स्टेट या इटर्निटी। अब ये स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है ये सुनिए। इन्होंने कहा कि ये बार बार ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें परेशान कर रहा है। इन्होंने एक नई थ्योरी दी, इटर्निटी ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ लाइफ कभी हुआ ही नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ कभी हुआ ही नहीं, लाइफ हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। लाइफ वॉज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स फ्रॉम एवर सिंस एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल इटर्निटी, यानी अनंत काल तक जीवन हमेशा से था। लाइफ एग्जिस्टेड फ्रॉम एवर एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर या टिल इटर्निटी। अब इस थ्योरी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट आया? इसके फेवर में फॉर एवर टिल इटर्निटी। हम लोग अर्थ की लाइफ कैसे निकालते हैं बताओ? तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या था इसके? कार्बन डेटिंग टेक्निक वगैरह सुनी नहीं सुनी आपने? ओल्डेस्ट रॉक जो अर्थ पे मिली है वो जितनी पुरानी है उससे हम अर्थ की लाइफ निकालते हैं, ऐसा कुछ सुना है आपने? है ना? तो क्या पुराने जमाने में जो टेक्निक्स थी ना, कार्बन डेटिंग वगैरह, उससे हमको पता चला कि अर्थ जो है वो 10 लाख साल पुरानी है ना? लेकिन उसके बाद क्रिप्टॉन ऑर्गन टेक्निक आई, बेटर टेक्निक आई, तो पता चला अरे 10 लाख नहीं, ये तो 1 करोड़ साल पुरानी है। उसके बाद और एडवांसमेंट हुआ, और अच्छी टेक्निक आई, तो पता चला 1 करोड़ नहीं, ये तो 100 करोड़ साल पुरानी है। उसके बाद रेडियो आइसोटोप वाली इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक आई, तो पता चला 100 करोड़ नहीं, ये तो 4 अरब साल पुरानी। तो क्या हुआ? विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द एस्टिमेटेड एज ऑफ अर्थ इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, कि अर्थ कितनी पुरानी है, लगातार बढ़ी रही है। तो अब इनको धर्म वालों को मौका मिल गया। इन्होंने बोला देखो ये साइंस वाले पहले क्या कहते थे कि अर्थ 10 लाख साल पुरानी है, फिर कहने लग गए 1 करोड़ साल पुरानी है, फिर अभी कुछ साल पहले तक कहते थे कि 100 करोड़ साल पुरानी है, अब कह रहे हैं 4.5 अरब साल पुरानी है। थोड़े दिन बाद कोई नया शगुफा ले आएंगे और उसके बाद कहेंगे 400 अरब साल पुरानी है, फिर एक दिन कहेंगे 450 अरब साल 400 खरब साल पुरानी है, एक दिन कहेंगे पता नहीं कितनी पुरानी। बढ़ाते जा रहे हैं तो एज। तो अब इन्होंने कहा यही तो हम कह रहे थे कि अर्थ हमेशा से थी, कभी ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ ही नहीं, अर्थ हमेशा से थी। तो अर्थ हमेशा से थी तो अर्थ पे लाइफ भी हमेशा से थी, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कुछ नहीं हुआ। अर्थ वॉज इन द यूनिवर्स फ्रॉम एवर एंड लाइफ ऑन अर्थ वॉज फ्रॉम एवर। ना तो अर्थ बनी और ना अर्थ पे लाइफ का
ऑरिजिन हुआ। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ कुछ नहीं है, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, इसको डिलीट करो। और नालायक लोगों ने सपोर्ट कर दिया, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी थी। अच्छा, एक टॉपिक कम हो गया, ऑरिजिन ऑफ लाइफ हटाओ, सिलेबस कम हो गया। लेकिन चलता रहा, ये 19th सेंचुरी तक चलता रहा कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ ही नहीं, हटाओ इसको। मतलब एक बार सिलेबस कम हो गया तो बढ़ाने थोड़ी देंगे उसको, भले ही कोविड चला जाए, है ना। वोट चाहिए, वोट। तो अभी क्या हो गया कि, लेकिन धीरे 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 कब तक आप सच को छुपाओगे। साइंस डेवलप होती गई तो फिर से एक बार लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे नहीं यार, ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हुआ ही होगा, क्योंकि अर्थ तो बनी है, ऐसा नहीं है कि अर्थ नहीं बनी है, अर्थ हमेशा से थी। एज भले ही हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंस तो बेचारा मर ही गया कहते कहते। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक नई थ्योरी को लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो उस जमाने में एक बड़ा ही जीनियस बायोलॉजिकल बायो का साइंटिस्ट था, उसने ऐसे ही सोचा, यार ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हुआ होगा ना कभी ना कभी। तो उसने एक दिन ऐसे बैठे बैठे अपने बॉटनिस्ट फ्रेंड को, ये जूलॉजी का था, जोसेफ हुकर को एक लेटर लिखा। आप जानते हैं महान साइंटिस्ट कौन था? डार्विन। उसने अपने फ्रेंड हुकर को एक लेटर लिखा, डियर फ्रेंड हुकर, इफ एंड ओ व्हाट अ बिग इफ, somewhere in the vicinity of the planet there exists a small pond isolated from all the disturbances of the nature and carrying enormous amount of chemicals and water, and suddenly a lightning strikes on that pond and a series of physiochemical reactions start which led to the formation of something like a cell. बोला होकर को कि प्रिय मित्र होकर, काश, लेकिन कितना बड़ा काश है, इफ है कि अगर ऐसा हो कि एक पॉन्ड हो, आइसोलेटेड हो, लेकिन उसके अंदर सब चीजें हो और उसको कोई डिस्टर्ब भी ना करे हजारों लाखों साल तक, और उस पर बिजली गिरे और उसमें एनर्जी ट्रैप हो जाए और बहुत सारे रिएक्शन चले और एक सेल जैसा बन जाए। वो करने वाला लेटर पढ़ा तो समझ नहीं आया उसको, वैसे भी बॉटनी में यार ये बहुत सस्ती वाली पीता है आजकल, पता नहीं चल रहा क्या है, मना किया इसको, उसने वो रख दिया, उसको भी नहीं समझ आया क्या है ना। डार्विन की कहानी भी कुछ कबीर सिंह जैसी थी, तो हाँ, महान लोग ऐसे ही होते हैं ना। तो अरे ये तो ऐसे ही है, तो वो बात आई गई होगी, डार्विन मर गया उसके कई साल बाद, लेकिन महान लोगों के पत्रों की नीलामी होती है, सुना है आपने? तो बात तो चली रही थी कि यार प्रूव करना है कि नॉन लिविंग चीज से लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो डार्विन के लेटर्स की जब ऑक्शन हुई तो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और एक रशियन बायोकेमिस्ट, रशियन बायोकेमिस्ट कौन था? एआई ओपेरिन, और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबीएस हेल्डन, इन्होंने वो लेटर्स खरीद लिए। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये लिखा होगा आपके मॉड्यूल में कि ओपेरिन कौन था, कहाँ का था, हेल्डन कहाँ का था। तो ये मत कहना कि पढ़ाया नहीं था, पढ़ा रहा हूं मैं, ये ऐसे ही पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़ के तो आए ही हो गए, है ना। तो ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट और ये रशियन बायोकेमिस्ट ने मिलके, इन्होंने वो डार्विन के लेटर से इनके दिमाग की बत्ती जली कि यार इसी को प्रूव कर देते हैं अपन, कि पॉन्ड के अंदर लाइट स्ट्राइक हुई, कुछ ऐसा बनाते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और उससे फिर लाइफ बनी। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने अपनी किताब ऑरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा। किताब का नाम याद रखेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। और ये थ्योरी थी प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। यही थ्योरी अब हम पढ़ेंगे, यही थ्योरी वो है जिसको हम आज मानते हैं। सो इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। थ्योरी का नाम क्या है? ओपेरिन हेल्डन थ्योरी। बुक का नाम याद रखना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इसी थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। इसी थ्योरी का तीसरा नाम क्या है? केमिकल थ्योरी। इसी का चौथा नाम है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में इन्होंने ये थ्योरी लिखी। तो इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे और इसी का नया नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। यही हम आजकल मानते हैं कि ऐसे हुआ होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब तक कि हम इसे बदल के कोई नई थ्योरी ना ले लें। तो जानता थोड़ी ऐसे हुआ, पर अभी मानते हैं। तो इस थ्योरी में क्या था, इस पे आगे बढ़ने से पहले इस थ्योरी के बेसिस पे क्या ऐसी इसेंशियल कंडीशंस थी जिनकी वजह से अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ और कहीं
नहीं हुआ. So what were the essential conditions that led to origin of life on earth? इस थ्योरी पे तो हम आएंगे. इस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे abiogenesis first and biogenesis ever since. ये कहती है ये थ्योरी. और इस थ्योरी के दो पार्ट्स है. पार्ट ए जो है इस थ्योरी का वो है केमिकल इवोल्यूशन, और पार्ट बी है ए बायोजेनेसिस, जिसको कि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं. तो इसमें दो स्टेप्स हैं इस थ्योरी में, केमिकल इवोल्यूशन और ए बायोजेनेसिस. केमिकल इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इवेंचुअली क्वेकर वेट्स बने. क्वेकर वेट्स कुछ कोलॉइडल एग्रीगेट्स थे जो नॉन लिविंग थे, और ऑर्गेनिक एग्रीगेट्स थे. इनके बनने को हम क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन. और बाद में इन नॉन लिविंग क्वेकर वेट्स से पहला सेल बनना, और पहला सेल प्रोकैरियोटिक सेल बना था, है ना. इनसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल बनना, ये जो चीज है ये कहलाती है एबायोजेनेसिस या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. तो इस थ्योरी के दो पार्ट हैं, केमिकल इवोल्यूशन और एबायोजेनेसिस. और ये थ्योरी कहती है कि एबायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस. So before we start this theory, I will take you back to the essential conditions that led to the origin of life on earth. तो क्या थी वो एसेंशियल कंडीशंस जिसकी वजह से अर्थ का ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ? ले लें. इवोल्यूशन में हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, मैं थोड़ा लिखाऊंगा. रीजन क्या है कि वो एनसीईआरटी पढ़ने लायक नहीं है ना. तो कई जगहों पे आपको नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे. क्वेश्चन नोट्स से ही आएगा, भले ही वो एनसीईआरटी में कहीं दिया हो आगे पीछे. तो द एसेंशियल कंडीशंस दैट लेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लिख लिया. चलो तो हम एसेंशियल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे. तो चार एसेंशियल कंडीशंस थी दैट लेड टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. फर्स्ट वाज प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. अर्थ में के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के दो फेजेस थे. पहला था एटमॉस्फेयर 1 यानी कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर, और बाद में आया एटमॉस्फेयर 2 यानी कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, और आजकल हम जिसमें रहते हैं वो है एटमॉस्फेयर 3.
ठीक है, हम लोग एटमॉस्फेयर 3 में रहते हैं आजकल जो। तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर ये पहले आया और बाद में क्या आया, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। दोनों में क्या फर्क था? शुरू में जब अर्थ बनी थी तो बहुत गर्म थी ना, तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर वाज एक्सट्रीमली हॉट, और स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। मतलब हाइड्रोजन बनी थी सबसे पहले, तो हाइड्रोजन ने सबको रिड्यूस कर दिया, और हाइड्रोजन किसी को किसी से जुड़ने ही नहीं देती थी कि सबसे मैं ही जुड़ूंगी और मैं सबको रिड्यूस करूंगी। हाइड्रोजन कार्बन को रिड्यूस करेगी तो क्या बनेगा, बोलो, मीथेन। हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगी तो क्या बनेगा, अमोनिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ी रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगी तो क्या बनेगा, वाटर, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो हाइड्रोजन किसी को किसी से नहीं जुड़ने दे रही, सबसे मैं ही जुड़ूंगी, कार्बन से भी, नाइट्रोजन से भी, खुद से भी, और वाटर ऑक्सीजन से भी। तो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एंड एक्सट्रीमली हॉट, ये था प्राइमरी एटमॉस्फेयर। फिर क्या हुआ, बरसात बरसात थोड़ा ठंडा हुआ ना अर्थ जब, तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आया। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर था, वो था लेस हॉट एंड माइल्डली रिड्यूसिंग, यानी अभी भी कैसा था, रिड्यूसिंग, एटमॉस्फेयर 2। और आजकल हम किस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर 3 में, जो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन ये माइल्डली रिड्यूसिंग, तो जब माइल्डली रिड्यूसिंग था तो गैसेस को आपस में जुड़ने का भी मौका मिला दूसरे लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन बनी, तब गैसेस आपस में जुड़ रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, और पानी, वाटर वेपर थोड़ा ठंडा हुआ, बरसात हुई, हाइड्रोस्फीयर अपीयर हुआ, तो वाटर हो गया। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा था, तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदर गैसेस भी बनना शुरू हुई अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, या अपार्ट फ्रॉम दीज जो यहाँ बनी थी। तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर की गैसेस याद रखना, सेकेंडरी की याद रखना। मीथेन अमोनिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही? जिनसे हाइड्रोजन सबसे जुड़ेगी वो प्राइमरी थी, और बाद में आपस में जुड़ी तो सेकेंडरी। और वाटर वेपर भी प्राइमरी था, और वाटर सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में आया, है ना। तो दो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या थी दैट लेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ये जान लीजिए। पहली थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। और दूसरी थी एब्सेंस ऑफ लाइफ। मैं समझा देता हूं दोनों। देखो, हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पर आपको पता होगा कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, समुद्र में, सुना है कि नहीं? अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसके हिसाब से समुद्र में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई ना कोई रिएक्शन होता गया होता गया होता गया, और उससे कुछ सेल जैसा बन गया, यही पढ़ेंगे हम आगे, है ना। तो आज अगर मैं समुद्र में कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दूं तो क्या उनसे सेल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो समुद्र में डाल दिए तो उनसे सेल कैसे बन गया, आज अगर मैं डाल दूं तो नहीं बनेगा, 1000 साल लाख साल बाद भी नहीं बनेगा, पहले कैसे बन गया? क्योंकि आज अगर हम समुद्र में ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे ना, तो आज एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग है, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हमें चाहिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनडिस्टर्ब्ड पड़े रहें समुद्र में लाखों सालों तक, तब उनसे सेल बनेगा, अगर बनेगा तो, है ना। लेकिन आज क्या होगा कि आज एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग है, तो अगर समुद्र में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिए तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो बेकार हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीडेशन से बच भी गए ना, तो आज समुद्र में प्रेजेंस ऑफ लाइफ है या एब्सेंस ऑफ लाइफ है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ है। लाइफ का फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम क्या खाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइफ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन से बच भी गए ना, तो प्रेजेंस ऑफ लाइफ है समुद्र में, तो लाइफ उन्हें खा जाएगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। पहले क्यों नहीं कंज्यूम हुए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले लाइफ ही नहीं थी। तो पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हजारों लाखों सालों तक अनडिस्टर्ब पड़े रहे और उनसे सेल बन गया। क्यों? क्योंकि ना तो उनका ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही उन्हें किसी ने खाया। आज क्यों नहीं बन सकता सेल? क्योंकि या तो वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है ना, या तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, या उनको लाइफ कंज्यूम कर जाएगी, क्योंकि आज प्रेजेंस ऑफ लाइफ। सो बेसिकली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ आर द essential condition for
ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये बात समझ में आ रही है आपको? हमने यू टर्न ले लिया है। लुइस पास्चर हमें ले जा रहा था उत्तर, हम जा रहे हैं दक्षिण। उसने कहा था प्रेजेंस ऑफ लाइफ इज एसेंशियल फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ओमनी वाइवम एक्स वाइवो। बहुत प्यार से ओपेरियन और हेल्डन ने गाड़ी घुमा दी कि एब्सेंस ऑफ लाइफ इज एसेंशियल फॉर लाइफ, प्रेजेंस ऑफ लाइफ में तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता, वो तो रिप्रोडक्शन है या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है। नहीं आई बात समझ में? लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट होती है, वो तो रिप्रोडक्शन है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए तो एब्सेंस ऑफ लाइफ ही जरूरी है। अब यू टर्न ले लिया, उल्टे आ रहे हैं हम अपन। पहले बोला था कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ जरूरी है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के, अब क्या बोल रहे हैं? एब्सेंस ऑफ लाइफ इज एसेंशियल फॉर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये तो हो गया प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पहली एसेंशियल कंडीशन। दूसरी एसेंशियल कंडीशन, आगे बढ़े, वो थी राइट केमिकल्स एंड वाटर। क्या हुआ कि आपको पता है जो रॉक्स होती हैं पहाड़ों पर, वो मिनरल्स का बड़ा अच्छा सोर्स होती हैं, सुना है ना आपने? तो जब बरसात हुई तो पहाड़ों पर पानी गिरा, चट्टानों पर पानी गिरा, और वो वहां से अपने साथ खनिज और लवण, मिनरल्स और सॉल्ट्स बहा के लाया और निचले हिस्सों में जमा हो गया। तो निचले हिस्सों में गरम गरम पानी भी था, और आपको तो पता ना कि कुछ सूप जैसा बना था। अब सूप क्या होता है? गर्म पानी में नमक मिला दो, तो क्या हुआ कि गर्म पानी आया, नीचे वाले हिस्सों में जम गया, और अपने साथ क्या क्या लेके आया? मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। तो विद रेन द वाटर ड्रेन्ड minerals and salts from rocks and mountains and accumulated in lower areas, forming oceans या sea। तो अब अपने पास गर्म पानी है जिसके अंदर मिनरल्स हैं। अब हमें इनमें केमिकल रिएक्शन चलाना है, तो क्या चाहिए बोलो? एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? तो अब हमें तीसरी चीज जो मिली वो थी एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्सेस तो पहले से ही खोजे गए थे, जैसे ज्वालामुखी फूट रहे हैं, बताया था ना मैंने आपको, वोल्केनिक इरप्शन और रेडियो एक्टिव डिके, इससे भी एनर्जी रिलीज होती है। वोल्केनिक इरप्शन, रेडियो एक्टिव डिके, धूमकेतु आगे गिर रहे हैं पृथ्वी पे। जियोथर्मल एनर्जी भी एक चीज होती है, सुना नहीं सुना आपने? यूवी रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेज हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो एनर्जी सोर्स हैं अच्छे खासे, जिनसे रिएक्शन चलेगा। अब चौथी चीज हमें क्या चाहिए? देखो एंजाइम थोड़ी है अभी, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिना एंजाइम के तो बहुत स्लो चलते हैं ना। तो चौथी इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए थी वो था सफिशिएंट टाइम। क्योंकि अभी एंजाइम नहीं बने हैं तो रिएक्शंस बहुत स्लो चलेंगे, और टाइम की तो कोई कमी थी नहीं ना। अर्थ बन चुकी थी, अभी करना क्या है? कुछ नहीं, बहुत टाइम है। तो अर्थ के बनने और अर्थ पे पहली लाइफ के ओरिजिन होने के बीच में आधा से 1 बिलियन ईयर्स का टाइम लगा। तो इतना टाइम तो काफी होगा, इसमें तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी 6 महीने बाद एग्जाम है, 8 महीने बाद। बहुत टाइम है, 1 बिलियन ईयर्स, इतने में तो हो ही जाएगा प्रिपरेशन पूरा, है ना? तो 1 बिलियन ईयर्स या हाफ टू 1 बिलियन ईयर्स वाज द टाइम which it took from origin of earth to initiation of life on earth। बात समझ में आई बात? तो इसमें इतना टाइम लगा। तो ये 4 इसेंशियल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, और अब हम उसको पढ़ेंगे कौन सी थ्योरी में? ओपेरिन हेल्डन के थ्योरी में। तो ओपेरिन हेल्डन थ्योरी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कहती है ए बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर सिंस। लिख लिया ये?
हो गया, हो गया भाई। चलो, तो हम ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट, पहला इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। तो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, विच इज केमिकल इवोल्यूशन। इसमें पहली चीज हुई फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसा मैं आपको बता रहा था कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब चीजें इनिशियली बनी। तो ये थे सिंपल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनके बनने के बाद सेकेंड स्टेप आया स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स। ये जो सेकेंड स्टेप था, इसका प्रूफ हमें मिलता है मिलर के एक्सपेरिमेंट से। मिलर ने क्या किया, इसने ना एक कांच का ग्लोब लिया जो आपके मॉड्यूल में बना हुआ है, अभी हम एनसीईआरटी खोलेंगे उसमें दिखा दूंगा आपको, और उसमें इसने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जैसी चीज क्रिएट करी और उसमें एक मिक्सचर डाला। कौन कौन सी गैसेस का? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का। किस रेशो में? 2:1:2 की रेशो में। और इसके साथ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम यानी वाटर वेपर। इसको इसने मिक्स किया। तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट, वो एनसीईआरटी खोल दो भाई कोई, है ना? मैं वो एक वो बना हुआ है ना एक apparatus, वो समझा देता हूँ, उसकी लेबलिंग समझा देता हूँ। तो बनाएंगे नहीं अपन यहाँ इसको, वो एनसीईआरटी वाला ही देख लेते हैं। कौन सा चैप्टर है? 6। तो इसको थोड़ा सा हम जूम, कैसे होगा? ऐसे। हम्म। देख रहा है आपको? तो इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या देख सकते हैं, ये ऊपर जो कांच का गोला है ना, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कांच के गोले में 2 इलेक्ट्रोड लगा रखी हैं जो एनर्जी सोर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिजली कड़कने वाला, लाइटनिंग भी है एक एनर्जी सोर्स में, लिखा ना भूल गया, उसमें लिख लेना, है ना? लाइटनिंग वही एनर्जी सोर्स है। और इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक छोटा गोला नीचे भी है, दिख रहा है यहाँ?
इस छोटे गोले में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम है, यानी कि भाप है। ये भाप जो है यहां से आ रही है इस गोले के अंदर। तो ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, जिसके अंदर है ना मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और ये जो स्टीम आ रही है यानी कि वाटर वेपर, ये चार चीजें इसमें हमने पहुंचा दी हैं। और इस गोले के नीचे यहाँ पे एक पाइप है जिसके आगे एक कंडेंसर लगा हुआ है, ऐसे लिपटा हुआ है कंडेंसर इसके चारों तरफ। इस कंडेंसर से ठंडा पानी अंदर जा रहा है। ये तो बहुत उबलता पानी 800 डिग्री वाला है, इससे कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है। लेबलिंग में पता क्या करेंगे, इधर लिख देंगे कोल्ड वाटर, उधर लिख देंगे वार्म वाटर, ये दोनों जगह लिख देंगे वार्म। ये कोल्ड है, वो वार्म है, बस इतना याद रखना। तो कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये इस भाप को कंडेंसेशन करेगा, कंडेंस करेगा, और कंडेंस करेगा तो नीचे आकर ये भाप इस नीचे वाले लोअर एरिया में देखो यहाँ ठंडी हो जाएगी और यहाँ पानी बन जाएगी वापस। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूरा इस तरह से बनाया, और उसके बाद उन्होंने बिजली कड़काई इसके अंदर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जो कांच का ओला दिख रहा है इसके अंदर। तो इससे जो एनर्जी मिली और इधर से स्टीम जो है, इससे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन में कुछ रिएक्शन हुए होंगे। बाद में इस भाप को जब उन्होंने ठंडा किया ना नीचे यहाँ, तो इसमें इनिशियली कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ अमीनो एसिड्स मिले इनको शुरू में, जो कि एनिमल्स में मिलते हैं या प्लांट्स में मिलते हैं। बाद में दूसरे साइंटिस्टों ने वो सारे अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स बना के दिखा दिए, या वो शुगर्स या सब चीजें बना के दिखा दी जो किसी भी एनिमल में मिलते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट से ऑलमोस्ट सारे। तो इससे ये प्रूव हुआ कि स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन हो सकता है, किसका? सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स का। ये बात समझ में आई? तो ये था मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो कहता था कि स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स हो सकता है। ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या बना इससे? हमको नीचे पानी में क्या मिली? कुछ सिंपल शुगर्स, कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, जिससे बाद में सारे बना दिए साइंटिस्टों ने, मिलर के बाद दूसरों ने। तो इससे प्रूव हुआ कि सिंपल स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर जो है वो हो सकता है। तो ये था सेकेंड स्टेप किसका? केमिकल इवोल्यूशन का। अब आता है केमिकल इवोल्यूशन का ही थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। लिख लिया यहां तक? हो गया? आगे बढ़े? बोल तो दो हाँ या ना। मैं किसी को रोकना हो तो हाथ खड़ा कर देना, बाकी फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बता लेंगे। टाइम हो गया क्या? तो यहीं से फिर करते हैं अगली क्लास में।